के विरुद्ध। अध्याय 286 से 290। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 286 हताश संघर्ष। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 286 हताश संघर्ष। यूचे को यह निश्चित नहीं था कि सम्राट प्रोफाउंड फ्लेम ड्रैगन के खून में कितनी शक्ति समाहित थी। यूचे ट्रू प्रोफाउंड दायरे के शुरुआती चरण में थे जब उन्होंने ड्रैगन ब्लड पैलेट को परिष्कृत किया और एक पैलेट में ड्रैगन ब्लड की केवल 4 बूंदें डाली गईं। अनेक प्रकार की चमत्कारी औषधियों के दमन से ही शक्ति कोमल होती थी और तब भी एक गोली खाने के बाद उसे परिष्कृत होने में कम से कम 1-2 दिन लग जाते थे। और आज उसने सीधे ड्रैगन का खून पी लिया। कुछ ही सांसों में ड्रैगन का खून तेजी से चारों ओर टपकने लगा। फ्लेम ड्रैगन के खून की कुछ 100 से अधिक बूंदें यूचे के मुंह में बह गईं और इसके साथ ही ऊर्जा की तेज गर्मी उसके पेट में प्रवाहित हुई। उसके पेट की भूख एक पल में गायब हो गई और यहाँ तक कि उसकी मूल रूप से खाली आत्मा भी जाग उठी। यूचे के भीतर दुष्ट भगवान का अग्नि बीज था, इस प्रकार वह किसी भी आग से प्रतिरक्षित था। लेकिन उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पेट के भीतर एक अतुलनीय गर्म ज्वाला फूट पड़ी हो। ये गर्मी की लहर बिखरे हुए पारे की तरह थी जो उसके पूरे शरीर में तेजी से फैलते हुए रोम रोम में फैल गई। 4 अंग, आंतरिक अंग, रक्त प्रवाह, अस्थि मज्जा, मानो उसके शरीर का हर हिस्सा, हर एक कोशिका झुलस गई हो उनमें तेल डाला गया। इसके अलावा उसकी हड्डियां और आत्मा बहुत दर्द में थी। ये बेहद असहनीय दर्द था जहां उसका पूरा शरीर पूरी तरह से टूट गया और पूरी तरह से फट गया। यूचे के हाथ में मौजूद ड्रैगन की पूंछ फर्श पर गिर गई और उसके माथे पर पसीना बरसने लगा। एक पल में ये पसीना पूरी तरह से वाष्पित हो गया और उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर दर्द से ऐंठ गया और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। वाह! यूचे के शरीर के कपड़े जलकर कुरकुरे हो गए थे और दूर तक उड़ गए थे, जिससे गहरे लाल रंग की त्वचा दिखाई दे रही थी। इस गहरे लाल रंग का रंग गहरा होता जा रहा था, जो अंततः एक भयावह गहरे लाल रंग में बदल गया। उसके शरीर के हर हिस्से से एक भयावह पप पप की आवाज आ रही थी। उसकी हड्डियों के चटकने, शांत होने की आवाज। बच्चे, क्या तुम जीने से थक गए हो? राक्षस ने यूचे को उसके गंदे सफेद बालों के माध्यम से देखा। अपनी ताकत के स्तर से वह आसानी से देख सकता था कि विशाल मृत ड्रैगन एक ज्वाला प्रकार का सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन था। जब विशाल अजगर प्रकट हुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि यूचे अपनी छोटी सी ताकत के साथ एक सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन की लाश को भी अपने कब्जे में कैसे ले सकता है। उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि यूचे वास्तव में इसका खून पिएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह केवल स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के प्रारंभिक चरण में था, भले ही अर्थ प्रोफाउंड दायरे के अंतिम चरण में कोई व्यक्ति सम्राट प्रोफाउंड दायरे ड्रैगन से खून का एक बड़ा घूंट लेने की हिम्मत करता हो, वह मौत को दावत दे रहा होगा। ये कुछ ऐसा था जो केवल एक सच्चा पागल ही कर सकता था। उसके विस्मयादिबोधक के बाद उसकी आंखों के भाव और अधिक आश्चर्य से भर गए। उसने यूचे की त्वचा को धीरे धीरे गहरे लाल होते हुए देखा। फिर वह मछली के आकार के पैटर्न के साथ फट गया और उसकी हड्डियों के फटने और कैल्सीनिंग की आवाज सुनी। इस तरह का दर्द बिल्कुल अकल्पनीय था। अपनी ताकत के बावजूद वह अभी भी डर से कांप रहा था। वह पूरी तरह से समझ गया था कि तानाशाह गहरे क्षेत्र में एक अधिपति के लिए भी इस तरह के दर्द को झेलना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन यूचे के मुंह से चीख का एक भी निशान नहीं निकला। उसका चेहरा पहले से ही पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी 2 आंखें लाल लाल हो गई थी, लेकिन जबरदस्ती खुली हुई आंखों के भीतर असीमित दर्द के अलावा वह अभी भी निर्विवाद रूप से जाग रहा था। उस तरह का दर्द, भले ही वह खुद ही क्यों न हो, वह निश्चित रूप से चिल्लाएगा या चिल्लाएगा। लेकिन इस युवा ने आवाज तक नहीं निकाली। इसके लिए कितनी भयानक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। असंभव। एक युवा के पास संभवतः इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो सकती। राक्षस ने आश्चर्य से भरी आंखों से अपना सिर उठाया। वह हमेशा यूचे को एक सनकी कहता रहा था क्योंकि उसकी शक्ति को गठन द्वारा दबाया नहीं गया था और स्पिरिट प्रोफाउंड क्षेत्र में गहन ताकत के साथ वह वास्तव में पृथ्वी प्रोफाउंड क्षेत्र की युद्ध शक्ति की प्रतिद्वंद्वी शक्ति जारी कर सकता था। लेकिन इस समय वह इस युवा की भयानक इच्छा शक्ति के बारे में हैरान था। वह शैतानों के बीच एक सनकी था, जिसके कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था। गहरा सदमा लग रहा है। लेकिन भले ही उसकी इच्छा शक्ति और सहन शक्ति मजबूत थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन के खून के क्षरण के माध्यम से जीवित रह सकता था। उसने अफसोस के साथ धीमी आवाज में कहा, तुमने सचमुच अपने आप को ज्यादा महत्व दिया। ये देखकर कि तुम्हें कैसे नष्ट किया जा रहा है और जलाकर खाक कर दिया जा रहा है, मुझे वास्तव में तुम्हें एक ही बार में मार देना चाहिए था।
चुप रहो। दानव के चौंकने का कारण यह था कि युनचे ने वास्तव में बात की थी, और इस भयानक स्थिति में उसने खून जमा देने वाली चीख नहीं निकाली थी, बल्कि उसने एक ठंडी, शांत आवाज निकाली थी। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से कर्कश और सुनने में अप्रिय थी, जैसे कि वह किसी मरते हुए बुजुर्ग की आवाज हो, लेकिन उसका उच्चारण असाधारण रूप से स्पष्ट था। मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं मरूंगा। राक्षस की दोनों आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि यूचे की त्वचा पूरी तरह से जलकर काली हो गई थी। हड्डियों के चटकने की आवाजें केंद्रित थी, जैसे कि एक ही समय में कांच के कुछ सौ टुकड़े टूट गए हों। युनचे की वर्तमान दयनीय स्थिति मदद नहीं कर सकी, लेकिन दानव को भयभीत कर दिया। वह चिल्लाया, अच्छा, तो फिर मुझे देखने दो। तुम जीवित रहने की योजना कैसे बनाते हो? युनचे के दांत लगभग पूरी तरह से चबाए गए थे और इस समय टूट गए। वह अपने मांस, हड्डियों को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसकी अस्थि मज्जा को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे आग के ऊपर रखकर जला दिया गया हो, भून दिया गया हो, जैसे कि उसे उबलते तेल में डुबोया गया हो। इस तरह का दर्द किसी भी तरह के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह मूलतः सांस नहीं ले पा रहा था। उसके 4 अंग गतिहीन हो गए थे, उसके अंग थक गए थे या टूट भी गए थे। वह अपने शरीर में चिड़चिड़ी ऊर्जा की अनगिनत धाराओं को हिलते हुए भी महसूस कर सकता था। उसके शरीर की सतह पहले से ही पूरी तरह से काली थी, खून की अनगिनत धाराओं से रिसने वाली विस्तृत दरारों से भरी हुई थी। इस पल में उसका शरीर एक ऊतक की तरह कमजोर हो गया था, जिसे एक आंसू से फाड़ा जा सकता था। उनकी शारीरिक क्रियाएं लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। जो कुछ बचा था वह केवल उसकी इच्छा शक्ति और जुनूनी आत्मा थी। यूचे ने खुद को स्थिर स्थिति में रखने के लिए हर तरह की इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, अपनी 5 इंद्रियां और चेतना बंद कर ली। उसके शरीर पर दरारें तेजी से बढ़ती गईं और जला हुआ काला शरीर धीरे धीरे गहरा होता गया। इसके अलावा युनचे पूरी तरह से शांत था, एक पुरानी मूर्ति की तरह। क्या वह मर गया? अभी नहीं। उसके शरीर से दानव को अभी भी जीवन का हल्का सा निशान महसूस हुआ। यदि इस अवस्था में कोई अन्य व्यक्ति होता तो वे निश्चित रूप से बहुत पहले ही मर चुके होते, लेकिन यूचे के शरीर पर अभी भी जीवन का निशान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गायब होने की इच्छा न रखते हुए जीवन का ये निशान यूचे पर लटकता रहा। राक्षस ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तो क्या हुआ अगर अभी भी सांस बाकी है? इस हालत में मूलतः बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन रक्त के उसके शरीर में प्रवेश के साथ अत्याचारी शक्ति उसके अंगों, हड्डियों, रक्त, भौतिक शरीर को नष्ट कर देगी। और इससे पहले नष्ट होने वाली पहली चीज गहरी नसें थी। यदि उसके पास जिद करके जीवन की एक सांस भी बची हो तो वह कर भी क्या सकता है। लेकिन राक्षस के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि भले ही युनचे का शरीर 90% नष्ट हो गया था, उसकी गहरी नसें इस समय पूरी तरह से ठीक थीं, क्योंकि गहरी नसें एक सच्चे ईश्वर से आई थी। सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन के खून की कुछ बूंदों से आई ताकत से इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? और यह बिल्कुल दुष्ट भगवान की गहरी नसें और बुद्ध का महान मार्ग था, जिस पर युनचे ने तब भरोसा किया जब उसने पागलपन से फ्लेम ड्रैगन का खून पी लिया, जब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने जीवन का समर्थन किया, अपनी गहरी नसों से ड्रैगन के रक्त को परिष्कृत किया, और परिष्कृत करने के बाद बुद्ध के महान मार्ग से अपने शरीर को पुनः प्राप्त किया। सफलता से जीवन, असफलता से मृत्यु। उसकी 5 इंद्रियां और चेतना बंद होने के कारण वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, और वह पहले से ही अपने शरीर पर दर्द महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग के अंदर केवल एक चीज जो बची थी वह थी इविल गॉड प्रोफाउंड वेन्स के अंदर वैकल्पिक रूप से टिमटिमाती लाल और नीली रोशनी, और फ्लेम ड्रैगन रक्त से शक्ति की एक बुनाई धारा। यूचे के लिए समय बेहद लंबा हो गया। 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए। इस अवधि में राक्षस की नजर यूचे के स्थिर शरीर पर टिकी हुई थी। पूरे 6 घंटे बीत चुके थे और जीवन का आखिरी निशान अभी भी बाकी था, दृढ़ता पूर्वक चिपका हुआ है, न बढ़ रहा है, न घट रहा है। इस समय वह जो एकमात्र शब्द सोच सकता था वह था अविश्वसनीय। इस समय यूचे के शरीर ने आखिरकार कुछ हरकत दिखाई। उसके सिर के ऊपर एक अजीब चक्रवात प्रकट हुआ। चक्रवात मूल रूप से धीरे धीरे घूमता था, फिर तेजी से और तेजी से घूमने लगा, जब तक कि इसमें एक छोटे और नाजुक चांदी के शिवालय की छाया प्रतिबिंबित नहीं हुई। वह क्या है? राक्षस 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा था, लेकिन ये पहली बार था कि उसने ऐसा कुछ देखा था। उस शिवालय में एक विचित्र शक्ति थी, मानो वह कोई गहन कला हो, लेकिन उसने इस प्रकार की गहन कला पहले कभी नहीं देखी थी। रुको, गहन कला? क्या वह वास्तव में एक गहन कला का उपयोग कर रहा था?
इस खोज से राक्षस का शरीर सदमे से हिल गया। वह अचानक आगे बढ़ गया, जिससे उसकी जंजीरें जोर जोर से हिलने लगी। जाहिर तौर पर उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वह 6 घंटे तक लटका रहा और अभी तक मरा नहीं था। इसके बजाय उसके द्वारा गहन कलाओं का उपयोग करने का एक चिन्ह प्रकट हुआ था। ये कैसे संभव है? इस समय दानव अपनी जंजीरों से मुक्त होकर यूचे के करीब जाना चाहता था और जानना चाहता था कि वह किस तरह की स्थिति में है। यहाँ तक कि अगर कोई मृत व्यक्ति अचानक हिलना शुरू कर दे, तब भी यह उतना झटका नहीं होगा जितना इस समय यूचे ने उसे दिया था। यूचे के सिर के ऊपर स्थित चांदी का पगोडा धीरे धीरे घूमने लगा और घूमते घूमते उसका विस्तार भी होने लगा। 6 घंटे के बाद इसका विस्तार तब तक हुआ जब तक कि यह लगभग 3 फुट लंबा नहीं हो गया, और जब चांदी का शिवालय अपने आकार की सीमा तक पहुंच गया, तो यह एक भूतिया छवि से कुछ ठोस में बदल गया, जैसे कि एक वास्तविक छोटा शिवालय वास्तव में यूचे के सिर के ऊपर लटका हुआ था। फिर छोटा शिवालय बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। इस समय यूचे की जीवन शक्ति अचानक जल उठी, जैसे कि कोई मैदानी आग हो जो जल्दी से जल गई और दहन अधिक से अधिक तीव्र हो गया। 4 घंटों के भीतर जीवन का वह छोटा सा निशान जीवन की लपटें बन गया, जिसने उसके पूरे शरीर को भर दिया। राक्षस ड्रैगन का खून पीने के 16 घंटे बाद यूचे ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसकी आंखों की पुतलियों में तेज रोशनी की एक क्षीण धारा चमक रही थी। उसने न केवल आंखें खोली, बल्कि धीरे धीरे खड़ा भी हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके शरीर के चारों ओर लिपटी काली काली पपड़ी अचानक सरसराहट करके गिर गई, जिससे एक बच्चे जैसी कोमलता और निर्दोष रूप से चिकनी पुनर्जीवित त्वचा का पता चला। वह सीधा खड़ा हुआ, अपनी दोनों बाहें फैलाई और हल्का हल्का पीने लगा। गहन ऊर्जा का एक उछाल अचानक जारी हुआ था, जिससे उसके शरीर पर जला हुआ कुरकुरा पूरी तरह से फट गया था, जिससे चोट के निशान के बिना एक परिपूर्ण और निर्दोष शरीर दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि उसके बाल भी पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गए और पहले जैसी लंबाई तक बढ़ गए। ये शक्तिशाली प्राणी जिसने पूरे मायावी दानव क्षेत्र को हिला दिया था, जो लाखों लोगों को नीचे देखते हुए शिखर पर खड़ा था, हैरान था और इस 17 वर्षीय किशोर को स्तब्ध होकर देखता रहा, क्योंकि इस क्षण में उसने जो कुछ भी देखा, उसने जो कुछ भी वह जानता था, उसे पूरी तरह से उलट दिया। इतना ही नहीं, वह ये भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यूचे, जिसे मर जाना चाहिए था, न केवल पूरी तरह से ठीक था, वास्तव में उसकी गहन शक्ति भी आत्मिक गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। यूचे, जो चमत्कारिक ढंग से मौत की खाई से बच गया, उसने राक्षस से एक शब्द भी नहीं कहा। फर्श से ड्रैगन की पूंछ के टुकड़े को उठाते हुए उसने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि उसकी हथेलियां गहरी आग से धधक रही थी, जिससे पूंछ तब तक जलती रही जब तक यूचे को लगा कि वह अच्छी तरह से पक नहीं गई है। वह पूंछ को अपने चेहरे के पास लाया और चबाना शुरू कर दिया, अपने दांतों से आधे पके हुए ड्रैगन के मांस के बड़े टुकड़े खाने लगा। वह बहुत भूखा था और खाने का वह अतिरंजित चेहरा एक भूखे राक्षस की तरह था, जो कई 100 वर्षों से भूखा था। कुछ ही देर में करीब 3 किलोग्राम ड्रैगन का मांस यूचे बवंडर की तरह साफ खा गया। उसने अपने होंठ चाटे और संतुष्टि से डकार ली। ड्रैगन के मांस के भीतर शक्ति का घनत्व ड्रैगन के रक्त जितना नहीं था, लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं था। इस समय तेल में डूबने की भावना उसके पेट के भीतर फूट पड़ी, जिससे पलक झपकते ही उसका शरीर एक बार फिर गहरे लाल रंग में जलने लगा। बिल्कुल भी घबराए बिना यूचे काफी हद तक शांत था। वह झट से बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा, जिस पर उभरती दरारों के लक्षण दिखने शुरू हो गए थे, फिर भी एक क्षेत्र था मौन। राक्षस ने अविचल रूप से यूचे को देखा। अपने कानों से एक बार फिर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनकर उसका मस्तिष्क लगातार इन्हीं शब्दों से कंपन करता रहा। हे राक्षस, ये पागल। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 287 चरम प्रशिक्षण। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 287 चरम प्रशिक्षण। यूचे सफल हो गया, लेकिन इस प्रक्रिया में शामिल दर्द और खतरे के बारे में केवल यूचे ही जानता था। भले ही यूचे के पास दुष्ट भगवान की गहरी नसें और बुद्ध का महान मार्ग था, उसने आत्मा के गहरे क्षेत्र के शरीर के साथ इतना ताज़ा सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन रक्त पी लिया और उसके माध्यम से रहते हुए भी ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को परिष्कृत किया। ड्रैगन का खून, इसे अब भी चमत्कार माना जा सकता है, और यदि यह चमत्कार नहीं होता तो यूचे के लिए एकमात्र अंत पूरी तरह से मृत्यु थी। लेकिन मानो वह पागल हो गया हो, एक बार जब वह दर्द और मौत की खाई से बच गया, तो उसने एक बार फिर खुद को इस तरह की खाई में डाल दिया। अंतराल के बीच केवल कुछ ही मिनटों का समय था जब यूचे की हड्डियां और शरीर एक बार फिर से फट गए। पलक झपकते ही उसके शरीर की सतह भयानक जले हुए काले रंग में बदल गई थी।
उसकी जीवन शक्ति भी अपनी अंतिम शक्ति तक क्षीण हो चुकी थी, लेकिन पहले की तरह ये जीवन की वह क्षीण लौ थी जो किसी भी स्थिति में मरने को तैयार नहीं थी। चांदी के रंग का वह अजीब सा छोटा शिवालय फिर से प्रकट हुआ। ये पूरी प्रक्रिया लगभग पहले जैसी ही थी। अलग बात ये थी कि इस बार यूचे को फिर से खड़े होने में केवल 6 घंटे लगे। उन्होंने अपने पूरे शरीर से कालापन हटा दिया और उनके पूरे शरीर का दूसरी बार पुनर्जन्म हुआ। उनकी गहन शक्ति आत्मा गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक भी तेजी से बढ़ गई थी। दानव ने यूचे को घूर कर देखा और हैरान स्वर में बोला, कैसे तुमने ऐसा किया? मायावी दानव दुनिया के शक्तिशाली दानव राजा ने अप्रत्याशित रूप से एकमात्र 17 वर्षीय युवा से पूछने के लिए इतने चौंका देने वाले स्वर का इस्तेमाल किया था। तुमने ये कैसे किया? आज से पहले दूसरों की बात तो छोड़िए, उन्हें खुद भी कभी यकीन नहीं होता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वे किसी जूनियर से इस तरह का सवाल पूछेंगे। लेकिन इस क्षण यूचे ने उसे जो दिखाया, उसने उसके हृदय में प्रचंड लहरें भर दी जो शांत होने में असमर्थ थी। एक उच्च रैंक वाले गहरे जानवर का मांस और खून निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे लापरवाही से खाया जा सके। भले ही यह एक सिंहासन था जो सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट के मांस और रक्त का उपभोग करना चाहता था, वे सतर्क रहते। और एक सिंहासन के लिए एक सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट का मांस और खून निस्संदेह एक प्रकार का अत्यंत अच्छा पूरक था, जो उनकी गहन शक्ति को उल्लेखनीय रूप से विकसित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस प्रकार की प्रगति अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी, फिर भी यह कड़वी खेती से गुजरने की आवश्यकता के बिना आई। उसी समय यदि कोई सिंहासन उसी स्तर के सम्राट प्रोफाउंड जानवर को अकेले ही मारना चाहता है, तो यह मूल रूप से असंभव होगा। भले ही यह एक शिखर स्तर का सिंहासन था जो सबसे निचले स्तर के सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट का सामना कर रहा था, जानवर को हराना आसान होगा, लेकिन उसे मारना भी बेहद मुश्किल होगा। इसलिए सिंहासन के पूरे जीवन काल में भी उनके पास सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट के खजाने का आनंद लेने के कुछ ही मौके होंगे। लेकिन यूचे, जो केवल स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में था, जिसने एक ड्रैगन प्रकार के सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट का खून पिया, जिसने एक ड्रैगन प्रकार के सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट का मांस खाया, वास्तव में चमत्कारिक रूप से जीवित था। इस तरह की अजीब अकल्पनीय स्थिति का परिणाम स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद था। इस थोड़े से समय में, जिसमें एक दिन भी नहीं लगा था, यूचे की गहन ताकत सीधे 2 स्तरों तक बढ़ गई थी। जैसे ही उसने खड़े यूचे और अविश्वसनीय रूप से विशाल फ्लेम ड्रैगन को देखा, दानव का दिल एक पागल विचार से बच नहीं सका। वह संभवतः इस पूरे फ्लेम ड्रैगन को धीरे धीरे खाकर इसे अपनी शक्ति में बदलना नहीं चाह सकता था। सही, 2 बड़े संकट, मृत्यु के कगार पर होने के बाद 2 पुनर्जन्म। यूचे को लगा कि पुनर्जन्म के कारण न केवल उसका शरीर कमजोर हो गया है, बल्कि वह और भी अधिक ताकत से भर गया है। और ड्रैगन के मांस और रक्त के प्रभाव और शोधन के बाद उसकी हड्डियां भी अधिक लचीली हो गई थी। उसका अपना खून थोड़ा चिपचिपा हो गया, और यहाँ तक कि उसके दिल में भी एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। भूख से मरने का जो दुर्स्वप्न का एहसास उसने पहले अनुभव किया था, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था, गायब हुआ। इस पुनर्जन्मित शरीर को देखते हुए, विस्फोटक रूप से बढ़ी हुई ताकत को महसूस करते हुए, यूचे मुस्कुराया और हंसना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग हर पल उसकी देखभाल कर रहा हो। हर बार जब उसने अपने जीवन को दांव पर लगाया, तो उन सभी का समापन उसकी जीत के साथ हुआ। और इस प्रकार की विजय स्वर्ग के नीचे केवल उसी के लिए हो सकती थी। यदि उसके समान गहन शक्ति वाला कोई अन्य व्यक्ति होता, तो इस समय वे बहुत पहले ही कोयले का ढेर बन गए होते। उसने राक्षस की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मेरा कोई दायित्व नहीं है। मुझे इसे फिर से कहने दो, इस जगह को छोड़ने के लिए मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। यूचे की ठंडी और दृढ़ अभिव्यक्ति देखकर दानव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर वह हंसने लगा। अच्छा, मैं अचानक उस दिन का इंतजार करने लगा हूँ। वर्तमान में मेरी गहन शक्ति को सम्राट गहन क्षेत्र तक दबा दिया गया है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि स्पिरिट प्रोफाउंड और एम्परा प्रोफाउंड के बीच का अंतर इतनी आसानी से पूरा किया जा सकता है? यूचे फिर नहीं बोला। उसने फ्लेम ड्रैगन के शव को वापस ले लिया और ड्रैगन फॉल्ट को उठाया, जबकि उसका पूरा शरीर गहन ऊर्जा से विस्फोटित हो गया। उनके जोरदार झूलों ने कई हवाओं को प्रेरित किया, क्योंकि प्रत्येक प्रहार में एक कान फोड़ देने वाली चीख और एक अद्वितीय शक्ति होती थी। अतुलनीय रूप से भारी ड्रैगन फॉल्ट ने यूचे के हाथों में रेत का तूफान पैदा कर दिया, और एक लंबे निरंतर तूफान ने इस भूमिगत दमन स्थान को भरना शुरू कर दिया। गहन शक्ति में नाटकीय वृद्धि को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका इसे लगातार जारी करना था। इसी क्षण यूचे ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। अपनी गहन शक्ति को समतल करना ही वह एकमात्र काम था जो वह कर सकता था, और यही एकमात्र काम था जो उसे करना था।
2 घंटे के बाद यूचे पहले से ही फुफकार रहा था। उसने ड्रैगन फोर्ट को वापस अपनी पीठ पर रखा और बैठ गया। बहुत जल्द वह ध्यान की अवस्था में आ गए। जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा का शक्तिशाली प्रवाह तेजी से उसके शरीर के भीतर चला गया, उसकी गहरी नसों में सभी 54 गहरे प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुल गए। उनकी ध्यान अवस्था में समय बहुत तेजी से बीतता गया। अनजाने में 16 घंटे बीत चुके थे जब युनचे ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर अब गहन ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन उसके पेट से भूख की आवाजें सुनी जा सकती थी। मुझे फिर से भूख लगी है, यूचे ने अपना पेट रगड़ते हुए कहा। राक्षस की निगरानी में उसने फ्लेम ड्रैगन को फिर से बुलाया और उसकी विशाल पूंछ से मांस का एक और बड़ा टुकड़ा काट दिया। जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में रखा, उसमें ड्रैगन का खून टपकने लगा और फिर उसने उसे गहरी आग में पकाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार की भूख की तुलना स्पष्ट रूप से कल की भूख से नहीं की जा सकती। उसका भुनना बिना जल्दबाजी के, न जल्दी और न ही धीमी गति से, पके हुए मांस की मीठी सुगंध को उस क्षेत्र में फैलने और युनचे को निगलने में थोड़ा समय नहीं लगा। ड्रैगन के मांस की स्वादिष्टता विश्व प्रसिद्ध थी और अन्य गहरे जानवर संभवतः इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। लेकिन पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में जो लोग ड्रैगन के मांस का नमूना लेने के लिए भाग्यशाली थे, वे केवल कुछ ही हो सके। पके हुए ड्रैगन मांस की अवर्णनीय सुगंध हल्के से दानव की ओर तैरने लगी, जिससे उसकी नाक का सिरा कांपने लगा और उसकी सभी 10 उंगलियां कांपने लगी। इस दानव के लिए जिसने 100 वर्षों से कुछ नहीं खाया था, इस सबसे असाधारण मांस की सुगंध दुनिया निस्संदेह एक बहुत बड़ा आकर्षण थी, जो उसे नियंत्रण से बाहर करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन राजसी दानव राजा के रूप में वह अपने कनिष्ठ से भोजन की भीख कैसे मांग सकता था। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा, अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और अपनी गंध की अनुभूति को सील कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद उसने यूचे के दांतों के फटने और ड्रैगन के मांस को चबाने की आवाजें सुनी। उसकी सभी उंगलियां इतनी बुरी तरह हिल गईं कि वे उसके जोड़ों से लगभग उड़ गईं। बाद में दुष्प्रभाव निकट आ गया था। युनचे को एक बार फिर तुरंत अंतहीन दर्द और खतरे से भरे बपतिस्मा का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार युचे न केवल पहले की तरह अतुलनीय दृढ़ था, बल्कि वह और भी अधिक शांत दिखाई दे रहा था। ड्रैगन मांस की विस्फोटक शक्ति के तहत उसने ड्रैगन के खून का कटोरा भी आसानी से पी लिया था। फ्लेम ड्रैगन, जिसे जैस्मीन ने तुरंत मार दिया था, स्काई पॉइजन पर्ल के भीतर 1 साल से अधिक समय से मौजूद था और युचे द्वारा लगभग भुला दिया गया था। फिर भी इसने न केवल युनचे को भूख से मरने के खतरे से वापस खींच लिया, बल्कि उसे एक रास्ता भी ढूंढने दिया, हालांकि अतुलनीय रूप से दर्दनाक तेजी से उसकी गहन शक्ति को बढ़ाओ। जैसा कि दानव को उम्मीद थी, पहली और दूसरी बार सफलता के बाद तीसरी बार ऊर्जा के प्रभाव से उसका शरीर फट गया। युचे ने ड्रैगन की शक्ति को अवशोषित करने और अपने शरीर की मरम्मत करने के लिए केवल 11 घंटे का उपयोग किया। फिर उसने पागलपन से अपनी तलवार से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ध्यान करना, तलवार से प्रशिक्षण लेना, ध्यान करना। भूख लगने पर ड्रैगन का मांस खाना और प्यास लगने पर ड्रैगन का खून पीना, इसे अकल्पनीय ढंग से बार बार दोहराना। इस प्रक्रिया के दौरान युचे की गहन शक्ति इतनी तीव्र गति से बढ़ रही थी कि इससे स्वर्ग भी क्रोधित हो सकता था। अपनी ताकत बढ़ाने के मामले में युनचे के लिए यह एक उत्कृष्ट जगह थी। बाहरी दुनिया में उनके लिए पूर्ण एकाग्रता हासिल करना बिल्कुल असंभव था। वहां हमेशा विभिन्न लोग और मामले होंगे जो उसका ध्यान भटकाएंगे और उसे बांधे रखेंगे। लेकिन यहाँ यह उदास और खामोश था। उसे दुनिया से अलग कर दिया गया था और कोई भी उसका ध्यान भटकाने या बाधा डालने के लिए नहीं आता था। यहाँ उनके साथ जो एकमात्र व्यक्ति था, उसे भी आजादी से वंचित कर दिया गया। और बाहरी दुनिया में उससे जुड़े सभी लोग इस जगह से बाहर निकलने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसकी प्रेरणा बन गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताया। पागलपन से प्रशिक्षण, कम से कम समय में राक्षस को मारना और फिर इस स्थान को छोड़ना वर्तमान में उसका एकमात्र उद्देश्य था। इसके अलावा उसने अपनी किसी भी चिंता और लालसा को दबा दिया और किसी और चीज के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। एजोर क्लाउड महाद्वीप, ग्रैंडवेक कबीले का पिछला पर्वत। हरे भरे बांस के जंगल में उन्होंने मिलकर जो छोटा सा बांस का घर बनाया था, वह सुलेंग प्र की सबसे पसंदीदा जगह थी। भले ही सु हेंगशान ने हमेशा उससे कहा था कि वह यहाँ खुद से नहीं दौड़ सकती, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हमेशा दोपहर भर चुपचाप छोटे बांस के घर के सामने बैठने के लिए यहाँ आ जाती थी। वह केवल बांस के जंगल में स्नान करते हुए बैठी रहती थी पवन, और हमेशा उस समय को याद करता था जब वह उस रात खुशी से भरे चेहरे के साथ उसके साथ थी। ये दोपहर भी पिछली सभी दोपहरों की तरह ही थी। वह चुपचाप अकेले ही यहाँ आ गई, अपने दोनों हाथों को गालों पर रखकर बांस के घर पर झुकते हुए।
उसकी पानी भरी आंखें लहराते हुए हरे बांस को देखती थी और समय समय पर खिलखिलाती रहती थी। पता नहीं वह क्या सोच रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे रात होने लगी। यही वह समय है जब उसे जाना शुरू कर देना चाहिए। सु लिंग र उठ खड़ी हुई और उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। छोटे हाथ, छोटे पैर, नाजुक शरीर और उसकी छाती जो अभी तक खिलना शुरू नहीं हुई थी। उसने अपने होंठ चपटे किए और दुखी होकर कहा, वो मैं कब बड़ी हो जाऊंगी? मैं सचमुच चाहती हूँ कि मैं कल बड़ी हो जाऊं ताकि बिग ब्रदर यूचे आकर मुझसे शादी करें। एक छोटी लड़की के सपनों को लेकर सु लिंग र चिंता और खुशी से मिश्रित थी। इसी समय अचानक एक कान भेदी आवाज सुनाई दी। ओह, क्या यह मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहन नहीं है? तुम यहाँ अकेले क्यों आए? ओह, मुझे पता है क्यों। आप शायद यहाँ अपने बिग ब्रदर यूचे के बारे में फिर से सोचने आए हैं। सु हाओरन कहीं से बाहर आए और मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ इत्मीनान से सु लिंग र के पास चली गई। बड़े भाई, सु लिंग र सु हाओरन के इतने करीब नहीं थी, इस हद तक कि उसे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने उचित विनम्र शिष्टाचार दिया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, एमेन। मैं बिग ब्रदर युनचे के बारे में सोचने के लिए हर दिन यहाँ आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वह जल्द ही वापस आएंगे। हा 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 हा। सु लिंग र की उपस्थिति को देखकर सु हाओरन जोर से हंसने लगा, जैसे उसने एक अजीब चुटकुला सुना हो। ओह लड़के, मेरी मूर्ख छोटी बहन, तुम्हारी उपस्थिति वास्तव में मुझे अपनी हंसी रोकने में असमर्थ बनाती है। आह आह, ठीक है, भले ही कुछ चीजें हैं जो दूसरे लोग समझते हैं, लेकिन कोई भी आपको ये बताने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपका बड़ा भाई हूँ, इसलिए मुझे आपके भले के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं भी वह खलनायक हो सकता हूँ। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन अनावश्यक भ्रमों को छोड़ दें। आपका वह बड़ा भाई यूचे आपको ढूंढने कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपने पिता से कहा कि वह आपसे शादी करना चाहता है। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह दूसरे अंकल सु हेंग्यू के खिलाफ चला गया था। यह एक अस्थायी बहाना था जो उसने उस समय बनाया था, और इससे अधिक कुछ नहीं। सु लिंगर ने तुरंत अपना सिर उठाया और उसका छोटा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। बड़े भाई यूचे ने मुझसे कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वह मुझसे शादी करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। आप हैं झूठ बोलना। अरे, केवल तुम्हारे जैसी बेवकूफ छोटी लड़की ही इस तरह के झूठ पर विश्वास करेगी। सु हाओरन ने तिरस्कार पूर्वक अपने होठों को सिकोड़ लिया। यूचे की पृष्ठभूमि हमारे ग्रैंडवेक कबीले से भी कई गुना अधिक प्रतिष्ठित है। उसकी वह पत्नी हम्फ। सु हाओरन ने ईर्ष्या से अपने दांत पीस लिए। वह न केवल एक देवी की तरह दिखती है, वह हमारे परदादा से भी अधिक शक्तिशाली है। आप में से कौन सा हिस्सा संभवतः उसकी तुलना कर सकता है? उसके पास इतना परफेक्ट पार्टनर है, तो फिर वह आप जैसी 10 साल की छोटी लड़की को भी क्यों पसंद करेगा? उसके बारे में भूल जाए। भले ही आप उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को ले लें, वे कभी भी, केवल एक दिन में, आपके जैसी छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहेंगे। उस समय उन्होंने जो कहा, वह केवल पिताजी को दूसरे चाचा के मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा गया था, और केवल आप ही उस पर विश्वास करेंगे। उसने ऐसा क्यों किया? यह शायद इसलिए था क्योंकि जब वह खूबसूरत लड़की कोमा में थी तो पिता ने उन्हें घावों से उबरने के लिए आश्रय दिया था। और इतने बड़े कुल में पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति, जाहिर तौर पर हम पर, जो उनकी नजर में एक ही कुल से हैं, कुछ भी देना नहीं चाहेगा। इस प्रकार उन्होंने हमारी मदद करने के लिए कार्रवाई की और इसे एहसान का बदला माना। लेकिन वास्तव में आपने ये सोचकर खुद को धोखा दिया कि वह सचमुच आपसे शादी करने के लिए वापस आएगा। मैं मान रहा हूँ कि वह अब तक 2 शब्द ग्रैंडविक क्लान भूल चुका है। आपको तो याद रखना ही दूर है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 288 बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 288 बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा। युनचे के लिए सु लिंगर की लालसा बाहरी लोगों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली थी, इतनी अधिक कि यह कुछ हद तक अनुचित लग रही थी। यहाँ तक कि सु लिंगर को भी आश्चर्य हुआ कि जब से वह उससे मिली थी तब से उसका फिगर उसके दिलो दिमाग पर क्यों छा गया था। उसकी वापसी का इंतजार करना लगभग वह सब कुछ बन गया था जो वह चाहती थी। और सु हाओरन ने उससे जो कहा था, वह निस्संदेह दुनिया के सबसे क्रूर शब्द थे, क्योंकि उसके हर शब्द एक जहरीली स्टील की सुई की तरह थे जो उसके सबसे खूबसूरत और सबसे सुखद सपने पर वार कर रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। सु लिंगर ने जबरदस्ती अपना सिर हिलाया और गुस्से से चिल्लाया। बड़े भाई यूचे ने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वह मुझसे शादी करेंगे। बिग ब्रदर यूचे मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आप झूठे हैं। आप इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। सच में,
सू हावरन ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अगर वह वास्तव में तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हें उस समय अपने साथ क्यों नहीं लाया? चूंकि वह तुम्हें इतना पसंद करता है तो क्या उसने तुम्हें बताया कि वह कहाँ रहता था और उसका जन्म किस संप्रदाय में हुआ था? सू लिंगर का छोटा सा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कभी भी तुम जैसी छोटी लड़की पसंद नहीं आई, तो वह तुम्हें अपने साथ क्यों लाएगा? वह डर गया था कि कहीं आप उसकी तलाश में न लग जाएं, इसीलिए उसने आपको अपने जन्मस्थान के बारे में नहीं बताया। साथ ही दूसरों ने कहा है कि उनके नाम के अलावा आप उनके बारे में और क्या जानते हैं? शायद उसका नाम भी बना दिया गया था। ये कहते हुए सू हावरन हंसे, बिना इस बात की परवाह किए कि वे शब्द सू लिंगर के लिए कितने क्रूर थे। तुम झूठ बोल रहे हो। वे सब झूठ हैं। बिग ब्रदर यूचे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वह निश्चित रूप से मेरे लिए आएंगे। सू लिंगर ने अपने कानों को ढकने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और जोर से अपना सिर हिलाया। जब उसकी आंखों से पानी निकलने लगा तो उसने शक्तिहीन होकर बचाव किया। सू हावरन ने अपना हाथ फैलाया, तो बस अपने भ्रम को जारी रखो। लेकिन कितने अफसोस की बात है, मेरी अच्छी छोटी बहन ग्रैंडवेक कबीले की महान राजकुमारी के रूप में भविष्य में आपके पास नदी के पूर्व में आपके लिए चुने गए पुरुष होंगे। फिर भी आप मूर्खतापूर्वक उस व्यक्ति का इंतजार करना चाहती हैं जिसने आपको मूर्ख बना दिया। अगर यह मामला फैलाया गया तो मुझे डर है कि हमारे पूरे ग्रैंडवेक कबीले का मजाक उड़ाया जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जो कुछ भी कहते हो वह सब झूठ है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अभी भी अपने कानों को ढांकते हुए सू लिंगर ताजगी भरे बांस के जंगल में दूर भाग गई और उसके दबे हुए रोने की हल्की आवाजें सुनी जा सकती थी। सू हेंगशान की छोटी लड़की यहाँ क्यों थी? सू हावरन के पीछे से कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। ये वास्तव में सू हेंगयू था। उसकी उपेक्षा करें। सू हावरन ने पलटते हुए लापरवाही से अपने होठों को सिकोड़ लिया। मैंने सुना है कि तुम्हें मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। यह क्या है? हावरन की महान बुद्धि के साथ आप इसका अनुमान कैसे नहीं लगा पाए? सू हेंगयू हल्की सी हंसी। निश्चित रूप से यह आपको कबीले का खजाना पहले प्राप्त करने और कबीले का मास्टर बनने में मदद करने के लिए है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर हंसने लगे एक ही समय पर। रात होने तक ही सू लिंगर अंततः ग्रैंडवेक कबीले में वापस पहुंची। वापसी की पूरी यात्रा में वह पूरी तरह से अलग थलग थी। सू हावरन ने जो कहा था उस पर वह विश्वास करने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह भयानक आवाज उसके दिमाग में घूमती रही जिससे वह इसे भूल नहीं पाई। बिग ब्रदर यूचे मेरे लिए नहीं आएंगे, ठीक है? नहीं, बड़े भाई यूचे निश्चित रूप से मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। वह मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और जब वह मेरी ओर देखते हैं तो उनकी निगाहें बांस के जंगल की चांदनी की तरह गर्म होती हैं। लेकिन उस दिन वह मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाया? उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वह कहाँ रहता है? मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। यदि वह सचमुच मेरे बारे में भूल जाता है, यदि वह मुझे पसंद नहीं करता, मैं क्या करूं? सू हेंगशान प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चली गई और उसने तुरंत सू लिंगर के हल्के शक्तिहीन कदमों को देखा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा, लिंगर, तुम कहाँ गए थे? तुम इतनी देर से क्यों लौटे? सू लिंगर ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाई। रोने से बचने की बहुत कोशिश करते हुए उसने दयनीयता से पूछा, पापा, क्या बिग ब्रदर यूचे सच में मुझसे शादी करने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं? क्या वह केवल यूं ही ऐसा कह रहा था? क्या वह मुझे पहले ही भूल चुका है? सू लिंगर के गालों पर पहले से ही कुछ आंसू की बूंदें लटक रही थीं और यह स्पष्ट था कि वह पहले ही रो चुकी थी। सू हेंगशान ने बैठने से पहले कुछ देर तक शून्य में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लिंगर, मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है? सू लिंगर ने धीरे से अपनी आंखें झपकाईं और फिर सिर हिलाया। बड़े भाई यूचे निश्चित रूप से मुझे पसंद करते हैं। तो फिर यही बात है। सू हेंगशान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यदि अन्य लोगों के शब्द और आपकी भावनाएं विरोधाभासी हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं पर विश्वास करना होगा। ये केवल लिंगर ही नहीं है, मुझे भी लगता है कि आपका बड़ा भाई यूचे वास्तव में आपको पसंद करता है। जब वह आपकी ओर देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वह अपने जीवन को देख रहा हो। खासकर जिस दिन वह जा रहा था, मैं बता सकती थी कि वह वास्तव में तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि तुम बहुत छोटे थे। यदि वह तुम्हें अभी ले गया
या अभी तुमसे शादी कर लिया तो निश्चित रूप से यह कई आलोचनाओं का कारण बनेगा। इसीलिए वह चाहता था कि तुम उसका इंतजार करो, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वह निश्चित रूप से वापस आएगा और तुमसे शादी करेगा। भले ही वह अब आपके साथ नहीं है, आप दोनों की पहले से ही सगाई हो चुकी है, और यहाँ तक कि बहुत सारे गवाह भी हैं। इस तथ्य को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता है। सु हेंगशान ने समझा कि यूचे के चले जाने के बाद सभी को विश्वास था कि वह कभी वापस नहीं आएगा, और उसकी और सु लिंग र की सगाई सिर्फ सु हेंगयू के साथ विवाद को निपटाने के लिए की गई थी। लेकिन सु हेंगशान ने उस पर विश्वास नहीं किया। जिस तरह से युनचे ने सु लिंगर को देखा और जिस तरह से उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, कुछ ऐसा नहीं था जिसे पूरी तरह से नकली बनाया जा सके। उसके पिता के शब्द वसंत की हवा की तरह गर्म थे, और उन्होंने सु लिंगर की सारी चिंताओं और भय को तुरंत दूर कर दिया। उसने खुशी से सिर हिलाया। पापा, मैं समझ गई। मुझे ये पता था, बिग ब्रदर यूचे निश्चित रूप से मुझे पसंद करते हैं। मैं जल्दी ही बड़ी हो जाऊंगी और हर दिन उनके वापस आने और मुझसे शादी करने का इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, सु हेंगशान कुछ बेबसी से हंसी। उनकी ये 10 साल की बेटी, जो मूल रूप से एक मासूम और लापरवाह छोटी पिक्सी थी, जिसे अभी तक प्यार करना नहीं आना चाहिए था, वास्तव में यूचे से मिलने के बाद पूरे दिन प्यार की बीमारी में डूबी रहने लगी थी, और यहाँ तक कि हर दिन शादी के बारे में सोचा। इससे एक पिता के रूप में उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। उन्होंने अचानक पूछा, क्या किसी ने आपसे कुछ कहा जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची? सु लिंग रा ने हल्के से सिर हिलाया। ओह, ये बड़ा भाई है। जब मैं बांस के जंगल में था, वह भी वहां आया था और मुझे बताया कि बिग ब्रदर यूचे ने मुझसे जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था। इसलिए तो उद्धरण चिन्ह, आपने कहा आपका बड़ा भाई बांस वन क्षेत्र में गया था। सु हेंगशान हिंसक रूप से हिले। मन, पापा, क्या गलत है? आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? ओह कुछ नहीं। सु हेंगशान ने झट से मुस्कुरा दिया। उन्होंने लिंग र के बाहरी कपड़ों के नीचे ड्रैगन स्केल कवच पर एक नजर डाली। सु लिंग र के कॉलर को कस दिया, फिर एक बार फिर गंभीरता से कहा, लिंग र, मैंने पहले जो कहा था उसे याद रखना अच्छा होगा। ये तुम्हारा जो गहरे सुनहरे रंग का वस्त्र है, तुम्हें इसे किसी भी समय पहनना है और तुम्हें इसे ठीक से छिपाना भी है और किसी को देखने भी नहीं देना है। इसमें कबीले के भाई बहन भी शामिल हैं। नियमित रूप से आपके साथ खेलता है। यदि यह गलती से दूसरों को पता चल जाए तो बहुत संभव है कि इसे छीन लिया जाए। क्या तुम समझ रहे हो? सु लिंगर ने अवचेतन रूप से अपने बाहरी परिधान को कस लिया और बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझती हूँ पापा, यह मुझे बिग ब्रदर यूचे ने दिया था। मैं निश्चित रूप से इसे ठीक से सुरक्षित रखूंगी। सु लिंगर ने आखिरकार अपने दिल की गांठ खोल दी और खुशी से भाग गई, जबकि सु हेंगशान का दिल चिंता से बोझिल हो गया। रात का पर्दा पूरी तरह से गिर जाने के बाद ही सु हावरन अंततः चुपचाप ग्रैंडवेक कबीले में लौट आया। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटा, उसने पाया कि उसके पिता सु हेंगशान वास्तव में वहां खड़े थे। उसका दिल अचानक धड़क उठा और वह झट से बोला, पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सु हेंगशान ने उस पर तिरछी नजर डाली और उदासीनता से कहा, आप आज दोपहर को कहाँ गए थे? मैंने आज दोपहर बहुत देर तक प्रशिक्षण लिया और थोड़ा थका हुआ था, इसलिए मैं पीछे के पहाड़ के बांस के जंगल में टहलने गया और यहाँ तक कि लिंग र से भी मिला। मुझे आश्चर्य है कि पिताजी को मुझसे किन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने की आवश्यकता है। सु हावरन ने क्रमशः अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना बात की। लिंग र के अलावा क्या आप बांस के जंगल में किसी और से नहीं मिले? सु हेंगशान की अभिव्यक्ति थोड़ी धुंधली हो गई और उसकी आवाज भी थोड़ी खतरनाक हो गई। सु हावरन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। पीछे के पहाड़ का बांस का जंगल हमेशा एकांत रहा था। मैं वास्तव में केवल लिंगर से मिला था और उसके साथ कुछ शब्द बोले थे। इसके अलावा मैं किसी और से नहीं मिला। पिताजी मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? सु हेंगशान ने काफी देर तक उसकी आंखों में घूरने के बाद अपनी निगाहें घुमाई और हल्के से बोला, होरन, एक परिपक्व व्यक्ति के लिए महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। महत्वाकांक्षा के बिना कोई कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। क्रूरता, निर्दय, भयावह और धूर्तता अक्सर एक सफल शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, लेकिन ये केवल दुश्मनों पर इस्तेमाल करने लायक हैं। यदि इनका प्रयोग किसी के सबसे प्रिय परिवार पर किया जाए तो इस व्यक्ति को इंसान नहीं बल्कि सुअर कहा जा सकता है। ये तुम्हें अवश्य याद रखना चाहिए। सु हावरन की भौहें उछल गईं, फिर उसने तुरंत जोर से सिर हिलाया और ईमानदारी से बोला, हावरन पिता की शिक्षा को ध्यान में रखेगा। सु हेंगशान ने अपना चेहरा उसकी ओर किया और हल्के से सिर हिलाया। किसी के लिए अपनी सीमाओं को जानना महत्वपूर्ण है।
आपके पिता यहाँ एक सफल कबीले मास्टर थे या नहीं, मैं अपने दिल में अच्छी तरह से समझता हूँ। कई बार मैं पर्याप्त निर्णायक नहीं था, पर्याप्त निर्दयी नहीं था, पर्याप्त अधिक नहीं था। अन्यथा यहाँ इस कबीले मास्टर के चेहरे के सामने कोई भी जंगली और उग्र नहीं होता। हालांकि मैंने सु हेंगशान ने अपने पूरे जीवन में कभी भी दोषी विवेक वाला कोई कार्य नहीं किया था। भले ही मैं औसत दर्जे का हूँ, फिर भी मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सामना कर सकता हूँ, संप्रदाय का सामना कर सकता हूँ और हमारे पूर्वजों का सामना कर सकता हूँ। आप मेरे सु हेंगशान के इकलौते बेटे हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। हाँ, ये बच्चा पापा की बात नहीं भूलेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे पापा को निराशा हो। मम, सु हेंगशान ने थोड़ी सी पुष्टि की और बिना कुछ और कहे धीमी गति से बाहर चली गई। सु हेंगशान को जाते हुए देखकर सु हाओरन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी हो गई और फिर एक भयावह मुस्कान प्रकट की। भले ही मेरी पहचान कबीले मास्टर के बेटे के रूप में है, योग्यता के मामले में मेरी स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता अपने लिए आगे की योजना बनाने के लिए। सबसे प्रिय परिवार, अरे अगर मैं इतना पांडित्यपूर्ण और अड़ियल हो जाऊं, तो इस ग्रैंडवेक कबीले में मेरे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो ये सचमुच मेरे लिए खत्म हो जाएगा। आपका बेटा होने के नाते मैं आपको निराश कैसे होने दूंगा। हे, हा 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 हा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 289 डबल ब्रेक थ्रू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 289 दोहरी सफलता। अनजाने में यूचे पहले ही आधे साल के लिए गिर चुका था, लेकिन यूचे के बारे में विषय और अफवाहें अभी भी ब्लू विंड साम्राज्य के हर कोने में फैल रही थी और उनके संस्करण अधिक से अधिक अतिरंजित होते जा रहे थे। यहाँ तक कि इसे कुछ हस्तक्षेप करने वाले लोगों द्वारा किताबों में संकलित किया गया, जिन्होंने इसे बेच दिया और इसे पागल जंगल की आग की तरह फैला दिया। ब्लू विंड सम्राट की हालत धीरे धीरे खराब हो गई थी। पहले और तीसरे राजकुमारों की गुप्त लड़ाई औपचारिक रूप से स्पष्ट लड़ाई में बदल गई थी। सभी राजकुमार शामिल थे, उनमें से कोई भी इससे बाहर रहने में सक्षम नहीं था और उनमें से कोई भी इससे बाहर रहने में सक्षम नहीं था। नीली पवन सम्राट का ख्याल रखें, जिसकी जीवन शक्ति कम होती जा रही थी। ब्लू विंड सम्राट के साथ जाने वाली एकमात्र व्यक्ति ब्लू मून राजकुमारी थी। संपूर्ण ब्लू विंड इंपीरियल परिवार एक बढ़ते हुए अंधेरे और उदास बादल में घिरा हुआ था। काले बादल के पीछे जियो संप्रदाय और बनिंग हेवन कबीले थे, जिन्होंने पहले से ही अपने भयंकर दांत दिखाने शुरू कर दिए थे। जियो संप्रदाय और बनिंग हेवन कबीले के इस विशाल भंवर के प्रभाव के तहत ब्लू विंड इंपीरियल परिवार के पास व्यावहारिक रूप से कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। हेवनली स्वॉर्ड विला हमेशा चुप रहता था और हस्तक्षेप के कोई संकेत नहीं दिखाता था। आधे साल पहले चू यूचेन से संबंधित मामले ने लिंग यूफेंग को झकझोर दिया था, इसलिए वह किसी और चीज की परवाह करने के मूड में नहीं था और बाहरी दुनिया की सभी अस्थिर स्थितियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड ने पहले ही खुद को पूरी तरह से सील कर लिया था। स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस के नीचे हेवनली स्वॉर्ड विला। यूचे ने जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठे हुए ड्रैगन फोर्ट को अपनी पीठ पर उठाया। वह पहले ही 6 घंटे से अधिक समय तक इस पद पर बने रहे थे। इस समय गहरी ऊर्जा की किरणें जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी, ऊपर उठने लगी और उनके सिर के ऊपर सफेद धुआं उठने लगा। ओह, फिर से तोड़ना। अपने सिर के ऊपर सफेद धुएं को देखकर राक्षस ने धीरे से कहा। यूचे बाहर से बेहद शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। अपनी तलवार शैली का प्रशिक्षण लेने के बाद जब तक वह पूरी तरह से थक नहीं गया, वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और 100 से अधिक चक्रों तक अपनी गहन ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित करता रहा और साथ ही सीरियस की दूसरी तलवार शैली की छवियों के बारे में गहराई से विचार करता रहा, जिसका जैस्मीन ने उल्लेख किया था। रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान केवल उस छवि ने केवल सीरियस की दूसरी तलवार तकनीक और सबसे महत्वपूर्ण गहन कलाओं और जेल भगवान सीरियस के गहन कौशल की गति को दिखाया। भले ही उसने केवल भारी तलवार की गति को देखकर दूसरी तलवार शैली के पीछे के वास्तविक सार को खोजने के लिए अपना पूरा दिल लगा दिया हो, ये बिल्कुल असंभव था। हालांकि यूचे ने कभी नहीं सोचा था कि यह असंभव था। वह पिछले आधे साल से हर दिन इसके बारे में गहराई से विचार कर रहा था और वह छवि उसके मस्तिष्क में हजारों बार बनाई गई थी। उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा को प्रवाहित करने के 200 चक्रों के बाद उसकी सारी गहन ऊर्जा अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। यूचे का पूरा शरीर कांप उठा और यह सदमा कोई छोटी बात नहीं थी। उसके पूरे शरीर से अचानक पसीना निकलने लगा, लेकिन वह तुरंत शांत हो गया। क्या हो रहा है? ये हो सकता है उस क्षण के दौरान जब उसकी गहन शक्ति अचानक गायब हो गई और वह अचेतन स्थिति में था, उसकी गहरी नसें अचानक सितारों की लाल और नीली चमक की तरह चमक उठी।
उसके बाद अविश्वसनीय रूप से मोटी गहन ऊर्जा उसकी गहरी नसों की गहराई से एक तेज बाढ़ की तरह बाहर निकली, जो हर मांसपेशी की ओर बढ़ रही थी। उसकी गहन ऊर्जा के प्रभाव में उसकी गहरी नसें और नाड़ियां तेजी से शिथिल और विस्तारित होने लगी, मानो वे उत्साह में नृत्य कर रही हों। पृथ्वी के गहन क्षेत्र के नीचे गहन ऊर्जा निराकार और आकारहीन थी, और कोई भी इसे केवल तभी पकड़ सकता था जब अपनी ताकत का उपयोग कर रहा हो। हालांकि इस समय युनचे स्पष्ट रूप से इस बढ़ती हुई गहन ऊर्जा को एक पतले सफेद रंग में अपने सामने प्रकट होते हुए देख पा रहा था। वे धुएं के धागों की तरह थे और उनकी मोटाई पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। वे बस दो चीजें थी जिनका एक ही वाक्य में उल्लेख नहीं किया जा सकता था। उसकी गहरी नसों की चमक भी बहुत तेज हो गई और लाल तथा नीला रंग भी अधिकाधिक स्पष्ट होने लगा। युनचे ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि उसे अपनी गहरी नसों के भीतर गहन ऊर्जा का उछाल महसूस हुआ। उसने अपने दोनों हाथों को थोड़ा फैलाया और खोला। जैसे ही उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक खुशी भरी मुस्कान उभरी। वह अच्छी तरह जानता था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये था कि उसकी गहन शक्ति पहले ही आत्मा के गहन दायरे को तोड़ चुकी थी और पृथ्वी के गहरे दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। केवल आधे वर्ष में वह आत्मा गहन क्षेत्र के पहले स्तर से आगे बढ़ गया और पृथ्वी गहन क्षेत्र के पहले स्तर में कदम रखा, सिर्फ 6 महीने में। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि उसकी गहरी नसों में सभी गहरे प्रवेश द्वार खुले थे, आत्मा के गहन क्षेत्र से पृथ्वी तक कोई बाधा भी नहीं थी गहन क्षेत्र, और वह इतनी आसानी से टूट गया जैसे पानी समय के माध्यम से एक नहर बनाता है। ब्लू विंड साम्राज्य की शुरुआत के बाद से इस तरह की सफलता की गति असंभव कही जा सकती है। वास्तव में उसकी गहन शक्ति इतनी तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण ये था कि उसने बड़ी मात्रा में ड्रैगन का मांस खाया और बड़ी मात्रा में ड्रैगन का खून पिया। आज तक फ्लेम ड्रैगन की पूरी पूंछ युचे के पेट में पूरी तरह से निगल ली गई थी और उसकी शाश्वत शक्ति में बदल गई थी। फिर भी स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में ड्रैगन के मांस और रक्त को पागलपन से उपभोग करने में सक्षम होना और मरना नहीं, और इसके बजाय इसे अपनी ताकत में परिष्कृत करने के लिए इसे अवशोषित करना पहले से ही एक असामान्य ताकत थी जिसने किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा का उछाल इस पल रुक गया और उस तरह की प्रचुर शक्ति ने युचे को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका शरीर बादलों में था। उसने अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए, क्योंकि उसे अपने आसपास की हर चीज का उतना ही एहसास हुआ जितना वह चाहता था। लोगों के बीच प्रत्येक बड़ी सफलता के बाद आत्मा में सुधार होगा और साथ ही अवधारणात्मक शक्ति में कई गुना सुधार होगा। जिस सीमा पर वह चीजों को महसूस कर सकता था वह पहले से ही उसकी क्षमता से कई गुना तक बढ़ चुका था, इस बिंदु तक कि वह हवा के भीतर सभी प्रकार के तत्वों के घूमने और उनकी पारस्परिक बातचीत की आवाज को बेहोश रूप से सुन सकता था। युनचे ने उत्साहपूर्वक ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ लिया और लापरवाही से चिल्लाया। उसकी नजर अचानक राक्षस पर टिकी और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर बिजली की तरह बैरियर से टकरा गया। उसने बर्निंग हॉट खोला और अपनी तलवार से राक्षस के सिर पर प्रहार किया। जब बर्निंग हॉट खुला तो उसके शरीर पर जरा सा भी बोझ उभर कर सामने नहीं आया। इसका ये भी संकेत था कि उसने पृथ्वी के गहन क्षेत्र में प्रवेश किया था और अब वह दुष्ट भगवान की तरह था, जो बर्निंग हॉट की स्थिति को पूरी तरह से अनुकूलित करने में सक्षम था और बिना किसी दबाव के बर्निंग हॉट की स्थिति को सामान्य रूप से अपनी इच्छानुसार बनाए रख सकता था। युचे के खिलाफ सामना करते समय, जो अभी अभी स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश किया था, दानव ने एक बार युचे की भारी तलवार से मुकाबला करने के लिए आसानी से अपने सिर का इस्तेमाल किया था। हालांकि युचे के खिलाफ सामना करना, जो पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था और उसके पास आकाश गहन क्षेत्र की ताकत थी, दानव ने उसे अपने सिर के साथ जबरदस्ती लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि युचे की ताकत ने पहले से ही उस पर थोड़ा दबाव डालना शुरू कर दिया था। हालांकि यह बेहद मामूली था, फिर भी यह एक वास्तविक दमनकारी ताकत थी। इतनी तेजी से पृथ्वी के गहन क्षेत्र में प्रवेश करना वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन आप अभी भी मुझे मारने में सक्षम नहीं हैं। दानव ने तिरस्कार पूर्वक बड़बड़ाया और एक हाथ से ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ लिया, लेकिन जब वह ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ने गया तो उसने जो कुछ पकड़ा वह एक बात की छवि थी। असली ड्रैगन फॉल्ट युचे के शरीर की अजीब हरकतों के बाद हुआ, जब उसने राक्षस के कंधों पर बेरहमी से प्रहार किया। टकरा जाना। उल्कापिंड जंजीरों से कान फाड़ देने वाली टकराने वाली ध्वनि निकलने लगी। युचे का ये प्रहार अविनाशी गहन स्टील पर पड़ा और उसकी भुजाएं तब तक हिल गईं जब तक वे सुन्न नहीं हो गईं। हालांकि राक्षस के कंधों पर चोट लगने की बात तो दूर, यहाँ तक कि उसके कमजोर कपड़े भी, जिन्हें उसने अपनी गहन शक्ति से सुरक्षित रखा था, जरा भी क्षति नहीं पहुंची। भले ही उसने पृथ्वी लोक प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी ताकत और राक्षस की ताकत के बीच मिट्टी और आकाश जितना अंतर था। दानव ने अपना हाथ उठाया और अतुलनीय गहन शक्ति का प्रवाह जारी हुआ।
जिससे बैरियर का पूरा आंतरिक भाग एक अविश्वसनीय रूप से भयावह तूफान से हिल गया। एक सांस के बाद युनचे को तूफान ने 300 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया और वह शर्मनाक तरीके से जमीन पर गिर गया। वह तुरंत उठा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जोर से बोला, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस दिन तक प्रतीक्षा करें, फिर आप ये अहंकारपूर्ण टिप्पणियां कर सकते हैं। ये दावा करना कि तुम मुझे अभी मार डालोगे अभी भी एक मजाक है। राक्षस ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, यह मजाक है या नहीं, इसमें आपकी कोई राय नहीं है। यूचे ने ड्रैगन फॉल्ट उठाया और खुद को ठीक करने नहीं गए। इसके बजाय ड्रैगन फॉल्ट को लगातार घुमाते हुए वह अचानक बैरियर से जा टकराया। फीनिक्स के रोने की गूंजती आवाज के साथ फीनिक्स की 10 से अधिक लपटें राक्षस की ओर उड़ गईं। फीनिक्स ब्रेक। फीनिक्स की लपटें जो जो काफी समय से स्थिर था, अंततः इस समय एक बार फिर जाग गया। ओह, दानव को यूचे की गहरी लौ प्राप्त नहीं हुई, बल्कि वह आग की लपटों में घिर गया जो स्पष्ट रूप से अतुलनीय रूप से गर्म और शक्तिशाली थी। उसने अपनी हथेलियां उछाली और फीनिक्स के सारे टुकड़े तोड़ दिए, लेकिन उसके हाथों का पिछला हिस्सा पूरी तरह से जलकर लाल हो गया, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि इस समय युनचे, जो 30 मीटर से अधिक दूर था, अचानक एक सेकंड में अपने पूरे शरीर को चिलचिलाती गर्म फीनिक्स आग की लपटों में लपेट कर आ गया। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन नृत्य। बूम। ड्रैगन फॉल्ट ने बेरहमी से राक्षस की छाती पर प्रहार किया और अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान और दमनकारी शक्ति के साथ चलने वाली एक उन्मत्त फीनिक्स लो उसकी छाती पर फट गई, जिसने राक्षस को एक पल के लिए दबा दिया। युनचे पीछे की ओर कलाबाजी करके उतरा और एक विशाल और गहरे नीले रंग का भेड़िया उसके पीछे आकाश की ओर चिल्ला रहा था। ड्रैगन फॉल्ट गिर गया और एक भेड़िए की छाया की एक लकीर बाहर निकली, हवा को चीरती हुई, और सीधे दानव से टकरा गई। RIIIP। स्काई वुल्फ स्लैश ने पूरी तरह से स्थिर दानव के शरीर पर सटीक वार किया, उसके कपड़ों पर आधा फीट लंबा छेद कर दिया और फिर उसके पेट की ओर लगातार वार किया। तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया। हालांकि यह केवल तेज दर्द था, उसके पेट पर एक लाल निशान दिखाई दिया जिसने उसकी त्वचा को भी नहीं फाड़ा था, लेकिन फिर भी ये दानव को बहुत बड़ा झटका देने में सक्षम था। वह जानबूझकर अपनी गहन शक्ति की सुरक्षा को सक्रिय करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी अपनी स्वाभाविक रूप से मौजूद गहन शक्ति की सुरक्षा थी, जिसे स्काई प्रोफाउंड दायरे के शुरुआती चरणों में एक विशेषज्ञ के गुप्त हमले से भी पार पाना मुश्किल हो जाता था। उसके कपड़े भी उसकी स्वाभाविक रूप से मौजूद गहन शक्ति की सुरक्षा में थे, लेकिन यूचे के एक झटके से वे अप्रत्याशित रूप से कट गए, जिससे उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह पृथ्वी गहन क्षेत्र के शुरुआती चरणों में स्काई प्रोफाउंड से प्राप्त होने वाली शक्ति को बलपूर्वक जारी कर सकता है। युद्ध की ताकत जो गहन ताकत को पार कर गई, ये तथ्य राक्षस के ज्ञान में दुर्लभ नहीं था। नवजात गहन क्षेत्र में सच्चे गहन क्षेत्र की युद्ध शक्ति होती है, सच्चे गहन क्षेत्र में आत्मा के गहन क्षेत्र की युद्ध शक्ति होती है। ये सब उसके लिए सामान्य घटनाएं थी। उसने पृथ्वी पर युद्ध शक्ति के साथ सच्चे गहन क्षेत्र में भी काफी कुछ देखा था। गहन क्षेत्र। हालांकि क्षेत्र की प्रगति के साथ प्रत्येक बड़े क्षेत्र के बीच असमानता कई गुना बढ़ गई और बाधाओं को दूर करना कठिन और कठिन हो गया। स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम टू द अर्थ प्रोफाउंड रियलम को पहली सच्ची बाधा माना जाता था, लेकिन उस पर काबू पाना वास्तव में बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि अर्थ प्रोफाउंड रियलम से स्काई प्रोफाउंड में एक अड़चन थी जो अर्थ प्रोफाउंड रियल की तुलना में सैकड़ों से हजारों गुना अधिक कठिन थी। इसी तरह पृथ्वी गहन क्षेत्र में रहते हुए स्काई प्रोफाउंड क्षेत्र में युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करना मौलिक रूप से असंभव था। हालांकि यूचे केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर था, फिर भी उसकी तलवार की शक्ति में आकाश गहन क्षेत्र की वास्तविक शक्ति थी। हालांकि यह शायद युनचे द्वारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला सबसे अच्छा प्रहार था, लेकिन एक पल के लिए भी इसका इस्तेमाल करना पहले से ही दुनिया को चौंका देने वाला था। दानव के आश्चर्य के कारण उसे गुस्सा भी आने लगा था। वह एक गौरवशाली दानव राजा था, लेकिन उसके कपड़ों को अर्थ प्रोफाउंड क्षेत्र के एक कनिष्ठ ने नुकसान पहुंचाया था। यह एक असाधारण शर्म और अपमान था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई और उसने अपनी 5 उंगलियां बाहर निकाल ली। एक विशाल गहरी सियान हथेली अचानक यूचे के बगल में दिखाई दी, फिर बेरहमी से यूचे की छाती की ओर पकड़ ली। लेकिन उस क्षण के दौरान वह विशाल हथेली दिखाई दी, दानव को अचानक पछतावा होने लगा, हालांकि इसे वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने गुस्से में अपनी 5 उंगलियां फैला दी और यूचे की छाती पर हमला कर दिया। बूम टिल्डा 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 टिल्डा। जैसे ही उसके सीने में अचानक वज्रपात हुआ, यूचे की आंखें ड्रैगन फॉल्ट को त्यागते ही बाहर की ओर उभर आईं। उसकी हथेलियां अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ीं और परिणामी शॉकवेव का इस्तेमाल तेजी से पीछे की ओर उड़कर बैरियर के बाहर उतरने के लिए किया।
जैसे ही वह उतरा, उसने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और बुद्ध के महान मार्ग के साथ उचित बैठने की स्थिति में चला गया, जो अगले ही पल में तेजी से सक्रिय हो गया। ये प्रहार राक्षस का था, बेहद अत्याचारी, और युनचे ने जो कल्पना की थी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसे लगा कि उसकी 5 आंतें और 6 अंग पूरी तरह विस्थापित हो गए हैं और उसकी पसलियां भी टूट गईं, साथ ही 10 से अधिक मेरिडियन टूट गए। लेकिन ड्रैगन के मांस और रक्त से सैकड़ों बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद ये चोट, जो इसे और अधिक गंभीर होना चाहिए था, अब उसके लिए कुछ खास नहीं था। बुद्ध के महान मार्ग की सक्रियता के साथ वह छोटा चांदी का शिवालय उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। राक्षस ने अपनी हथेली हटा ली और चुपचाप युचे को देखता रहा। काफी देर के बाद वह मन ही मन बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे ने अपने शरीर को कैसे प्रशिक्षित किया। एक क्षण पहले हुए उस प्रहार से स्काई प्रोफाउंड दायरे के एक व्यक्ति की भी आधी जान चली जानी चाहिए थी, लेकिन वह वास्तव में शांत बैठने और अपने घावों की देखभाल करने में सक्षम है। जैसे ही राक्षस बोला, अचानक परिवर्तन हो गया। राक्षस की आंखों के कोने पर अचानक सोने की रोशनी की एक रेखा चमक उठी। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया और देखा कि ऊंचे के सिर के ऊपर चांदी का वह छोटा सा शिवालय अप्रत्याशित रूप से हल्के सुनहरे रंग में बदल गया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 290 स्वर्ण बुद्ध। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 290 स्वर्ण बुद्ध। युनचे को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर बाहरी अंतरिक्ष में चला गया हो। वह हल्के से एक पंख की तरह तैर रहा था, क्योंकि उसके आसपास की हर चीज व्यावहारिक रूप से गायब हो गई थी। एकमात्र चीज जो उसकी 5 इंद्रियां महसूस कर सकती थी वह थी उसका अपना अस्तित्व। शक्तिशाली आभा के तार कहीं से भी उसके छिद्रों में घुस गए और तेजी से उसकी सभी चोटों को ठीक कर दिया और उसके शरीर को परिष्कृत कर दिया। ये प्रकृति के सबसे शुद्ध सार थे। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली प्राणी में भी प्रकृति के प्रति सहज श्रद्धा थी। चूंकि भले ही वे जीव अपनी ताकत के चरम पर थे, प्रकृति के सामने वे केवल एक छोटा सा अस्तित्व थे। हालांकि युचे के शरीर के भीतर दौड़ते प्रकृति के सार में थोड़ी श्रद्धा थी। युचे के प्रति एक श्रद्धा। प्रकृति की शक्ति और गहन शक्ति के बीच अंतर ये था कि गहन शक्ति जीवित प्राणी की शक्ति थी, लेकिन प्रकृति की शक्ति थी सतह पर। यह स्वाभाविक रूप से गहन शक्ति को कुचल देगा। हालांकि जब किसी जीवित प्राणी की गहन शक्ति पर्याप्त दायरे तक शक्तिशाली होती है, तो वह कुछ हद तक प्रकृति की शक्ति का उपयोग कर सकता है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक गहन शक्ति की खपत बहुत अधिक है। युचे की वर्तमान गहन शक्ति के साथ प्रकृति की शक्ति का उपयोग करना निस्संदेह एक पागलपन भरा सपना था। उसकी शक्ति उस दायरे तक पहुंचने में पूरी तरह से असमर्थ थी जहां वह प्रकृति से जुड़ सकता था और केवल एक निश्चित बिंदु तक ही प्राकृतिक शक्ति के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। हालांकि जब तक वह बुद्ध के महान मार्ग का अनुसरण कर रहा था, तब तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का शुद्ध सार युचे के शरीर में अनायास और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आ जाता था, बिना किसी प्राकृतिक शक्ति को समझे या थोड़ी सी भी शक्ति का उपभोग किए। यह एक स्वर्ग विरोधी शक्ति थी जिसे गहरे आकाश महाद्वीप के भीतर कोई भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इस प्राकृतिक शक्ति का उपयोग केवल शरीर को ठीक करने और परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। आक्रमण के लिए इसका उपयोग करना असंभव था। युचे के सिर के ऊपर स्थित शिवालय से चांदी के सोने में अचानक परिवर्तन के बाद युचे के शरीर में प्रवेश करने वाला प्राकृतिक सार अचानक कई गुना अधिक सघन हो गया। युचे ने अपनी 5 इंद्रियों को बढ़ाया और उसके शरीर ने फिर से उस अद्भुत परिष्कृत अनुभूति को महसूस किया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर की चोटें अकल्पनीय गति से ठीक हो रही थी, जो उसकी पिछली पुनर्प्राप्ति दर से कहीं अधिक थी। यद्यपि बुद्ध का महान मार्ग एक गहन कला थी, ये गहन शक्ति के अस्तित्व पर निर्भर नहीं थी, बल्कि इसके बजाय आत्मा और प्रकृति की शक्ति पर निर्भर थी। इसकी खेती बिल्कुल लड़ाई से नहीं, बल्कि समझ से हुई थी। पिछले आधे साल के दौरान, क्योंकि उसने जबरदस्ती ड्रैगन का मांस और खून खाया था, युचे ने खुद को सैकड़ों बार गंभीर चोट की स्थिति में डाला था और 100 से अधिक बार मौत के दरवाजे का सामना किया था। हर बार उसने अपने शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए फ्लेम ड्रैगन की शक्ति और बुद्ध के महान मार्ग को अवशोषित करने के लिए अपनी अविनाशी गहन नसों पर भरोसा किया। ये कहा जा सकता है कि आधे वर्ष से अधिक की इस अवधि के दौरान बुद्ध के महान मार्ग पर वह उस अवस्था में था जहां उसे अपनी सीमा पर सक्रिय किया जा रहा था। उसने महान मार्ग के बारे में उसकी समझ को भी गहरा कर दिया था। बुद्ध धीरे धीरे पृथ्वी के गहन क्षेत्र में प्रवेश करते समय उनकी आत्मा विकास के उत्साह में चली गई और बुद्ध के महान मार्ग की उनकी समझ अंततः एक पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंच गई। बुद्ध का महान मार्ग सफलतापूर्वक तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। बुद्ध के महान मार्ग के तीसरे चरण ने 10,000 किलोग्राम की ताकत,
एक ऐसा शरीर जो शुद्ध स्टील जितना मजबूत था, और एक उपचार क्षमता प्रदान की जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति संभवतः नहीं समझ सकता था। अभी भले ही युनचे ने अपनी सारी गहन शक्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी है, फिर भी वह केवल अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करते हुए आत्मा गहन क्षेत्र में एक गहन अभ्यासी को टक्कर दे सकता है। बहुत अच्छा। इस थोड़े से समय के दौरान आपकी दमनकारी प्रकार की आत्म साधना ने वास्तव में बुद्ध के महान मार्ग को इतने कम समय में तीसरे चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। अभी आपकी ताकत स्काई प्रोफाउंड दायरे में सामान्य लोगों के साथ समान रूप से मेल खाना चाहिए। जैस्मीन ने अपने मन में एक बुद्धिमान बुजुर्ग आवाज का उपयोग करते हुए कहा, ब्लू विंड एम्पायर की सीमाओं के भीतर आपको पहले से ही एक विशेषज्ञ माना जाता है। प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में आपको मुश्किल से मध्य ऊपरी स्तर का माना जा सकता है। सिवाय इसके कि बुद्ध के महान मार्ग में अगली सफलता पहले जितनी सरल नहीं होगी, क्योंकि बुद्ध के महान मार्ग का तीसरा चरण एक विभाजन है। पहले 3 क्षेत्रों को प्रारंभिक चरण माना जा सकता है, लेकिन चौथे क्षेत्र से आगे यह मध्यवर्ती चरण बन जाता है। एक सामान्य मानव शरीर के साथ चौथे चरण को प्राप्त करने की इच्छा करना स्वर्ग पर कदम रखने जितना कठिन कहा जा सकता है। यदि कोई ऐसा दिन आता है जब आप सचमुच चौथे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, तो यह आपको 50,000 किलोग्राम की शारीरिक शक्ति प्रदान करेगा। यूचे सुनहरे रंग की बुद्ध कलाएं 4 घंटे से अधिक समय तक चलती रही, जब तक कि वह यूचे के दिमाग में गायब नहीं हो गई। उसी क्षण उसने भी अपनी आंखें खोली। जैसे ही प्रकाश की एक हल्की सुनहरी किरण उसकी आंखों की पुतलियों के पार चमकी, वह खड़ा हुआ, अपने हाथ फैलाए, और ड्रैगन फॉल्ट, जिसे उसने बैरियर के भीतर गिराया था, उसके हाथों की ओर खींच गया। उसकी नई जोड़ी गई 10,000 किलोग्राम की बांह की ताकत के साथ 4,000 किलोग्राम का ड्रैगन फॉल्ट इतना हल्का था जैसे उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं लग रहा था, और प्रकृति की शक्तियों द्वारा तीसरी बार परिष्कृत होने के बाद उसकी त्वचा और भी अधिक सफेद और कोमल दिखाई दे रही थी। राक्षस की नजर हमेशा यूचे के शरीर पर टिकी रहती थी। जब यूचे खड़ा हुआ तो उसे हल्का सा एहसास हुआ कि यूचे कुछ हद तक बदल गया था, लेकिन वह ये बताने में सक्षम नहीं था कि वास्तव में क्या बदल गया था। कम से कम उनका बाहरी स्वरूप और उनकी गहन शक्ति की आभा अब भी पहले जैसी ही थी। मेरी तलवार फिर से प्राप्त करने का प्रयास करें। उसका परिचित शरीर एक अविश्वसनीय शक्ति से मजबूत हो गया था, जिसने यूचे को इतना उत्साहित कर दिया कि वह इसे जल्दी से मुक्त करना चाहता था। वह अपनी तलवार से छलांग लगाते हुए जोर से चिल्लाया और हवा से राक्षस की ओर धड़ाम से टूट पड़ा। उस पर आई तलवार की शक्ति से राक्षस की भौहें सिकुड़ गईं। यूचे की गहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन इस तलवार से जो दबाव आया वह व्यवहारिक रूप से पहले की तुलना में 2 गुना हो गया था, और परिवर्तन के इस क्षण में केवल 4 घंटों का अंतर था। तलवार के नीचे की ओर गिरने से फीनिक्स की लपटें नाचने लगी और हर जगह से तूफानी हवाएं उठने लगी। ये वह शक्ति थी जो केवल भारी तलवार की थी। राक्षस की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अचानक ड्रैगन फॉल्ट की नोक को मजबूती से पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया, लेकिन उस क्षण के दौरान तलवार का बल पूरी तरह से गायब हो गया था। हालांकि फीनिक्स की लपटों ने इस अवसर का लाभ उठाया और दानव की पूरी बांह को पूरी तरह से घेर लिया और उसके शरीर पर पहने हुए आधे गंदे कपड़े जला दिए। उद्धरण चिन्ह ... तो यह वास्तव में फीनिक्स की लपटें हैं। दानव को अंततः समझ आ गया कि यूचे की गहरी लपटें इतनी अत्याचारी क्यों थीं। उसने अपनी भुजाएं हिलाईं और फीनिक्स की सभी लपटों को बाहर निकाल दिया, लेकिन यूचे का दूसरा प्रहार पहले ही खत्म हो चुका था। दानव ने मनमाने ढंग से अपना हाथ लहराया और ड्रैगन फॉल्ट की ओर फिर से पकड़ लिया। उसी समय एक और बड़ा सियान हाथ हवा से बाहर आया और यूचे की पीठ की ओर बढ़ गया। 2 हाथ थे, एक लगातार ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ रहा था जबकि दूसरे ने यूचे की पीठ पर वार किया, लेकिन वे सभी एक खाली जगह से गुजर गए। ये फिर से अजीब गति कौशल है। राक्षस हल्के से दहाड़ा। दानव के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और यूचे के स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को रोकने का उसके पास बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं था। जब उसकी हथेली पर कुछ भी नहीं लगा तो यूचे की भारी तलवार सीधे उसकी गर्दन पर लगी और उसकी गर्दन पर हल्का सा निशान पड़ गया। राक्षस की आंखें चौड़ी हो गईं और एक सियान रोशनी अचानक उसकी बाईं बांह के ऊपर चमक उठी, जिसे उल्कापिन की जंजीरों से सील कर दिया गया था। अचानक एक आदमी जितना लंबा सियान हाथ दानव के किनारों पर फैला और बेरहमी से यूचे की ओर पकड़ लिया। टकराना। ड्रैगन फॉल्ट और बड़े सियान हाथ टकरा गए और परिणाम वैसा ही हुआ जैसा कोई कल्पना कर सकता था। यूचे को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी छाती पर किसी बड़े हथौड़े से प्रहार किया गया हो, क्योंकि वह हवा में गिर गया और बाहर की ओर उड़ गया। बाद में थका हुआ वह बैरियर के बाहर उतरा। उसकी भारी तलवार जमीन पर लगी और उसका गिरना रुक गया।
उसके मुंह के कोने पर एक ढीठ मुस्कान दिखाई दी। हे। पहले तो मैं तुम्हारा एक भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन आधे साल में मैं पहले से ही तुम्हारी 3 चालें सहन कर सकता हूँ। शुरुआत में आपके हाथ का एक मनमाना झटका मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा छीन लेगा, लेकिन अब आप मुझे केवल एक ऐसी चोट का एहसास करा सकते हैं जो न तो भारी है और न ही कमजोर। मुझे अधिकतम 2 साल और दीजिए और मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। हा 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 हा। राक्षस भी जोर जोर से हंसने लगा। अरे बत्तख, तुम सचमुच अजीब हो। हालांकि मेरे साथ आने के लिए एक छोटे से अजीब राक्षस को नीचे खींचने में सक्षम होना अभी भी अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। फिलहाल मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि जिन 2 वर्षों की आप बात कर रहे हैं उनमें आप किस स्तर तक परिपक्व हो सकते हैं। मैं बिल्कुल तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, युनचे ने अत्यंत दृढ़ स्वर में कहा। वह बैठ गया और 2 घंटे से भी कम समय में राक्षस के अजीब हाथ से लगी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई। जैसे जैसे एक और दिन बिना कुछ खाए बीतता गया, उसके पेट में भूख की भावना संचारित होने लगी। युनचे को अब भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फ्लेम ड्रैगन का विशाल शरीर उसके लिए कई वर्षों तक खाने के लिए पर्याप्त था। उसने अपना बायां हाथ पलटा और उसके हाथ में ड्रैगन के मांस का 5 किलोग्राम का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने एक बड़ा कटोरा निकाला, ड्रैगन के खून को छान लिया, फिर आग जलाए और धैर्यपूर्वक उसके भुनने का इंतजार किया। फीनिक्स की लपटें जागने के बाद ड्रैगन का मांस भूनने में उसकी दक्षता बहुत बढ़ गई थी। थोड़ी देर के बाद केवल ड्रैगन के मांस की सुगंध उसकी नाक में घुस गई और धीरे धीरे पूरे भूमिगत क्षेत्र में फैल गई। युनचे ने फीनिक्स की लपटें वापस ले ली और अपने मुंह के कोने को चाटा। उसने ड्रैगन का मांस पकड़ा और खुशी खुशी उसके बड़े बड़े टुकड़े खाए। जब तक उसने ड्रैगन के मांस का 1/4 हिस्सा नहीं खाया, तब तक उसके अंदर एक अजीब सी अनुभूति फैल गई, लेकिन यह अनुभूति एक बार फिर जल्दी ही शांत हो गई। उसकी गहन शक्ति में वृद्धि के बाद बुद्ध के महान मार्ग की सफलता और जागृति हुई। फीनिक्स की लपटों के अलावा सैकड़ों बार उसे अनुकूलित करना पड़ा। युनचे का शरीर पहले से ही उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह खपत के बाद फ्लेम ड्रैगन की मार को सहन कर सकता था। हालांकि वह इसे पूरी तरह से दबा नहीं सका और उसके अंदरूनी भाग अभी भी अनगिनत शक्तिशाली आभाओं से प्रभावित थे, जिससे उसे लगातार तीव्र पीड़ा होती थी। यह मूल रूप से जो था उसकी तुलना में ये व्यवहारिक रूप से अनदेखी छोटी बूंदाबांदी थी। शायद निकट भविष्य में युनचे की ताकत में लगातार वृद्धि के बाद ये असहज संवेदनाएं पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। उन्होंने अपने सभी गहरे प्रवेश द्वार खुले रखकर ड्रैगन मांस के स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लिया। ड्रैगन के मांस में निहित सारी शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए उसकी गहन शक्ति उसके पूरे शरीर में स्थानांतरित हो रही थी। इस समय युनचे के कानों के पास अचानक एक बेहद धीमी आवाज गूंज उठी। वह लार निगलने की आवाज थी। युनचे ने ड्रैगन का मांस पकड़ने के लिए जिस हाथ का इस्तेमाल किया वह एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने तुरंत उसे फिर से खाना शुरू कर दिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। और इस समय दानव के पास लगभग मरने की इच्छा थी। एक व्यक्ति जो पूरे 100 वर्षों तक भूखा रहा, फिर भी उसे दुनिया के सबसे अच्छे व्यंजनों में से एक ड्रैगन मांस का सामना करना पड़ा। हर बार जब युनचे ने पागलपन से ड्रैगन मांस खाया तो वह राक्षस के लिए सबसे कठिन क्षण था। हालांकि प्रतिष्ठित दानव राजा के रूप में उनकी स्थिति सम्मानजनक थी, इसलिए वह कनिष्ठ से भोजन की भीख बिल्कुल नहीं मांगने वाला था और उसे अपनी पेटू इच्छाओं को उसके सामने और भी कम उजागर करना चाहिए। इसलिए हर बार जब युनचे ड्रैगन का मांस खाता था तो वह या तो अपना सिर घुमा लेता था या गतिहीन रहता था। उसका रवैया ऐसा था कि उसे देखने का मन नहीं था, लेकिन वास्तव में हर पल को सहना बेहद कठिन था। उन्होंने पूरे आधे साल तक इच्छा का कोई निशान नहीं दिखाया, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो और चाहे उसने इसे कितनी भी अच्छी तरह से छुपाया हो, उसके लिए कभी गलती न करना असंभव था। एक असावधान क्षण में उसने वास्तव में लार निगलने की ध्वनि उत्पन्न की। हालांकि आवाज बेहद हल्की थी, उसे यकीन था कि यह युनचे के सुनने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही उसने देखा कि जिस क्षण वह ध्वनि बाहर की ओर प्रसारित हुई, युनचे की हरकतें भी कुछ क्षण के लिए रुक गईं। हालांकि उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया और उसकी ओर अपनी नजर भी नहीं डाली, क्योंकि वह अजगर के मांस को ऐसे काटता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। जैसे ही उसने संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की, राक्षस शांत हो गया। उस दानव का सामना करना जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के भीतर कुख्यात था, जिसने उसे इस रसातल में पहुंचाया। युनचे ने जब वह नीचे था तो उसका मजाक नहीं उड़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी गरिमा बनाए रखने देने का फैसला किया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।